नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, 76वें स्वतंत्रता दिवस की। और आप सभी ने आज़ादी का ये पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया होगा। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के अंतरा भाग 2 की पुस्तक में अध्याय जायसी के बारे में, और जायसी में नागमती का वियोग खंड हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 पद हमने पढ़ लिए थे। कुल 4 पद इसमें दिए हुए हैं। 4 महा का वर्णन किया गया 12 मासा के अंतर्गत। तो मलिक मोहम्मद जायसी हमने जैसे शुरू में चर्चा की थी, जो प्रथम वीडियो बनाया था, आज की इस वीडियो के अंतर्गत पूरा पाठ कंप्लीट किया गया है। अवधि भाषा, दोहा और चौपाई छंद 1492 में उनका जन्म हुआ एवं भक्ति काल के सूफी संत थे, प्रेम मार्गी के जनक थे ये। तो हम आगे पढ़ते हैं इनका वर्णन। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे का निशान दबा करके अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों तक, दोस्तों तक और विद्यार्थियों तक। चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपनी कमेंट बॉक्स में राय भी ज़रूर प्रस्तुत करें। यहाँ पर देखो लिखा है महा का वर्णन किया गया है। इसमें प्रसंग की बात करें तो प्रसंग विद्यार्थियों वैसा ही रहेगा जैसा हम पहले पढ़ रहे थे। तो प्रस्तुत पद्यांश जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वीर्यखंड से लिया गया है, और इसमें माघ महीने के अंतर्गत नागमती की वीर्य का वर्णन किया गया है। यह आपके प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे। यदि हम पाठ की सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से आती है तो किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी इस पद्य खंड को समझने में, क्योंकि व्याख्या कर सकते हैं तो आराम से। यदि बीच में से भी कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अवधि भाषा है, थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन इजी वे में लेनी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है, जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं, लागे वो महा परे अब पाला। महा का मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों माघ महीना है। तो कवि कह रहे हैं, वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माघ माह लग गया है और माघ माह में अब पाला पड़ना शुरू हो गया। पड़े अब पाला, पाला का मतलब है कि बर्फ़ जैसी पड़नी शुरू हो जाती है। तो माघ महीना लग गया है, माघ महीने की शुरुआत हो गई है और सर्दी भी अधिक हो गई है। उसके बाद में कहते हैं, विरहा अकाल भयो जड़ काला। तो जड़ काला का मतलब है सर्दी का समय, यानी भयंकर सर्दी का समय। कहने का मतलब है कि सर्दी की ऋतु में जो वीर है वो एक तरीके से भयंकर काल बन गया। वीर काल भयो जड़ काला, यानी कि इस ठंड की अधिकता में या सर्दी ऋतु में जो है वो वीर भी वीरेणी नायिका के लिए काल बन गया, जड़ काला बन गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पेल पेल तन रुई जो झांपे। उसने सर्दी की ऋतु की अधिकता के कारण सर्दी से बचाव के लिए क्या किया विद्यार्थियों, कि शरीर को, तन यानी शरीर को रुई झांपे यानी ढका। तो पहले उसने अपने शरीर को रुई से ढका। हेली हेली अधिक ही हो काम पे, लेकिन उससे और अधिक ही उसको सर्दी लगती है। रुई से ढकने के बाद भी हृदय में कंपन कम नहीं होता है, हृदय उतना ही अधिक ही ये कांपे, यानी उतना ही अधिक और ठंड लगती है और अधिक कंपन होता है। तो फिर यहाँ पर हम चौपाई पढ़ रहे हैं, ये नीचे अंतिम में 1-2 दे रखे हैं। तो वो अपने पति से, नायक से क्या आह्वान कर रही है, आय सूर होई तपूरे ना। सूर्य सूर्य, तुम सूर्य बन करके, तपूरे ना, तपो यानी उष्मा प्रदान करो, ताप प्रदान करो, ना यानी पति, कि तुम सूर्य बन करके आओ और उष्मा प्रदान करो जिससे कि ये सर्दी दूर हो सके, क्योंकि तुम्हारे बिना ये इस सर्दी को दूर करना मुमकिन नहीं है। तेई बिनु जाड़ ने छूटे माह, लिखा भी है देखो, तुम्हारे बिना जाड़ यानी सर्दी ने छूटे माह यानी इस माघ माह की जो ये सर्दी है वो तुम्हारे बिना दूर नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है, भाव ये है कि माघ महीने की जो अत्यधिक ठंड है, सर्दी है, वो अपने पति के नायक के पास में रहने से ही दूर हो सकती है। फिर देखो और क्या होता है इस माह में विद्यार्थियों, यही मास उपजे रस मूलू। इसी महीने में जो है फूलों में रस उत्पन्न होता है, रस मूलू।
या यही महीना होता है फूलों में रस उत्पन्न होने का। कहने का अर्थ है कि इस महीने में फूलों में रस बनता है, रस का निर्माण होता है। अब फूलों का जो रस है विद्यार्थियों, वो कौन पीता है? भंवरे पीते हैं। तो आगे लिखा भी है, तो भंवरा बनाना किसको चाहती है? नायिका। नायिका है वो भंवरा, यहाँ पर अपने नायक को कह रही है कि तुम मेरे यौवन रूपी इस फूल का भंवरा बन करके आकर के रसास्वाद करो, रसास्वादन करो, यानी कि रस लो, रस पियो। तो इसलिए वह कह रही है कि देखे, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, है ना, स्पष्ट लिखा है कि तुम ही हो मेरे यौवन के भंवरे, और इस फूलों का यौवन रूपी जो मेरा फूल जैसा शरीर है उसके रस पीने के लिए तुम भंवरा बन करके आओ। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इस प्रकार बनाया, तुम भंवरा बन करके आओ और मेरे यौवन के रूपी फूल जैसे शरीर का रस पियो। विरह के कारण आगे क्या होती है देखो, स्थिति विरह के कारण। तो उपमा अलंकार भी है यहाँ पर देखो, रूपक अलंकार है, और चौपाई हम पढ़ रहे हैं, दो छंद है, चौपाई और दोवा। नैन चुई जस मावट नीरो, नैन ऐसे चूर है, चुई का मतलब बेर है ना, नेत्रों में से पानी इस तरीके से बेर है, जस जैसे मावट नीरू, जैसे मावट में नीर यानी बारिश होती है, जैसे मावट में बारिश होती है उसी प्रकार से वीरणी नायिका के नेत्रों में से अश्रुधारा बह रही है। तई जल अंग लाग सर चीरू, और आंखों में से जो आंसू बह रहे हैं उस आंसुओं की बूंदें जब वस्त्रों पर पड़ती है तो वो ऐसे लगता है जैसे शरीर पर ओले पड़े हो। तई जल अंग लाग सर चीरू, है ना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्पष्ट बताया है कि चीरू यानी वस्त्र, चीरू का अर्थ भी वस्त्र है। तो उसका पानी जो है, आंखों का पानी है, जब शरीर के अंगों से लगता है, कपड़ों पर पड़ता है, तो टूटी बूंद पड़ी जस ओला, तो बूंद टूट करके जैसे वस्त्रों पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे ओले गिरे हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, वीर है पवन हो ही मारे झोला। आगे लिखा है कि वीर है पवन जो है वो, पवन को क्या कहा, पवन पवन नहीं रही, वीरे हो गई है। और पवन जो है माना वीरे पवन बन करके शरीर को झकझोर रहा है, शरीर को पूरी तरह से मार रहा है, यानी नष्ट कर रहा है। तो वीरे पवन हो ही मारे झोला, वीरे पवन बन करके शरीर को झकझोर रहा। कई के श्रृंगार, किसके लिए श्रृंगार करूं, को पैर पटोरा, किसके लिए मैं और रेशमी वस्त्र पहनूं, पैरिन पहना पटोरा यानी रेशमी वस्त्र। फिर देखो आगे और क्या लिखा है, गिये नहीं यानी गर्दन नहीं रही, हार रही होई डोरा, यानी कहना करते हैं उसके गर्दन जो है वो बिल्कुल डोरे जैसी पतली हो गई है, उसमें हार भी नहीं रह पा रहा, हार नहीं टिक पा रहा। तो इसी कारण वो यहाँ पर गिये नहीं, गिये का मतलब गर्दन है, हार रही हुई डोरा, हार नहीं रह पा रहा है, गर्दन शरीर जो है वो पतला हो गया डोरे की तरह। फिर देखो आगे दो में क्या बताया, तुम बिनु कंता धनी हरी, यानी कि तुम्हारे बिना कंता यानी पति वो बिल्कुल हार चुकी है, या हार करके एकदम कमज़ोर हो गई है। तन तिरवर भाडोला, और शरीर उसका तिनके जैसा हो गया, तीनों ओर यानी तिनके जैसा भाई हो गया, डोल रहा है, शरीर तिनके जैसा हो गया है और तिनके के समान होकर के इधर उधर डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तई पर वीर जराई के, और उस पर तई पर उस बाद ऊपर से वीर जराई के, वीर जला करके, जला के मतलब जला करके, चहे उड़ावा झोल, झोल का मतलब राख, और उसके ऊपर वीर है मुझे पूरी तरह से जला करके, राख करके, भस्म करके मेरी राख को क्या कर देना चाहता है, चाहिए उड़ावा झोल यानी राख को उड़ा देना चाहता है। तो इस प्रकार ये इसमें लिखा गया। नायिका ने अपनी वीरव्यता बताई, नायक के अभाव में किस प्रकार कितनी वो दुखी है। साथ ही साथ यहाँ प्रकृति को भी बताया गया है कि प्रकृति भी उसके दुख को बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो प्रकृति का उद्दीपन रूप है वो भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों विशेष में भी आपको ये बिंदु लिखने, काव्य सौंदर्य में आपके दोनों आएंगे,
एक तो भाव पक्ष आएगा और दूसरा कला पक्ष, जिसमें शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, अपने विशेष लिखने होते हैं। तो ये अब अपना अंतिम जो चौथा पद है उसको पढ़ते हैं, जिसमें फागुन माह की सर्दी का चौगुना बढ़ जाती है सर्दी, उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सर्दी कितना भयंकर रूप धारण करती है और नायिका की जो दशा है बड़ी खराब दयनीय हो जाती है। तो यहाँ पर को लिखा है कि फागुन माह जो है वो लग चुका है, उसकी शुरुआत हो गई है। फागुन पवन झकोरे बहा, यानी फागुन माह लग गया है और हवा तेज गति से झोंकों के साथ, झोंकोरों के साथ चल रही है, ये यहाँ पर बताया गया। चौगुन शिव जाय किमी गाड़ी, और सर्दी भी चौगुनी हो गई है, 4 गुना शीय बढ़ गई, शीय ने सर्दी बढ़ गई, जाय किमी गाड़ी किमी शाह। अब इस 4 गुना बढ़ी हुई सर्दी को किस प्रकार सहन किया जाए। उसके बाद देखो आगे लिखा है उपमा अलंकार, यहाँ पर भी बताया है। देखो तन जस पियर पात भा मोरा, शरीर जैसे पीले पत्तों जैसा हो गया, उसका शरीर है वो पीले पत्तों की तरह हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि विद्यार्थियों उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया, पत्तों की तरह शरीर पीला पड़ गया। वीरे न रहे पवन होई जोरा, यानी इसमें ये बताया गया है कि वीरे जो है वो पवन बन करके शरीर को झकझोर रहा है, वीरे पवन बन करके उसके शरीर को झकझोर रहा है, यानी कि पूरी तरह से शरीर में वीर्य को और अधिक बढ़ा रहा है। हवा भी उसके शरीर में या उसके हृदय में, मन में, तन मन में और अधिक वीर्य को बढ़ाने का कार्य कर रही है। फिर देखो और क्या बताया गया है, तरीवर झरे झरे बन ढांका, यहाँ पर भी देखो लिखा है कि पेड़ों से भी पत्तियों की शाखा सब कुछ झड़ चुके हैं, झरे झरे झड़ना, तरीवर यानी वृक्ष। तो कहने का मतलब है कि जब पतझड़ ऋतु आती है तो पेड़ों की पत्तियां वगैरह एक बार झड़ जाती है, पुनः वो उनमें वापस नई कलियां वगैरह खिलती है। तो यही कह रही है कि तेज हवा की वजह से पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं, पत्तियां शाखा सहित झड़ चुकी है। और कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि वृक्ष एक बार ठूंठ की तरह हो चुके हैं, या ये हम बोल सकते हैं कि पत्ते बिना हो चुके हैं। भय अनपत फूल फर शाखा, तो भय अनपत यानी कि बिना पत्तों के पेड़ों पर फूल और फर शाखा वापस आ गए, यानी कि पेड़ जो है, वृक्ष है, वो बिना पत्तों के हो गए और पुनः उन पे वापस फूल और फल शाखाएं उत्पन्न होने लगी है। किंतु नायिका के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। करई वनापति किनु हुलासु, ये यहाँ पर देखो लिखा है कि समस्त जो वनस्पति है वो पुनः सौंदर्य से युक्त दिखाई दे रही है। किने हुलासु मतलब खुशी, यानी पुनः उसमें पेड़ पत्तियाँ जो है, पेड़ों पर छोटी छोटी पत्तियाँ या कलियाँ खिलने लगी है। लेकिन नायिका के लिए तो वो संसार उसी प्रकार से दोगुना दुख से ही भरने वाला है, दोगुनी निराशा और उदासी लेकर के वो उदासी बढ़ाने वाला ही है। लिखा देखो मोह के भा, यानी हो गया जग दुनु उदासी, यानी मेरे लिए तो ये जो प्रकृति का रूप, नया रूप है, वो दुगुनी उदासी लेकर के आया है। भा जग दुनु उदासी, तो दुगुनी उदासी भरने वाला या और अधिक दुख को बढ़ाने वाला ही हुआ है। ये यहाँ पर लिखा देखो। फाग करे सब चाचरी जोरी, चाचरी यानी फाग में खेलने वाला एक खेल है, जोड़ी यानी जोड़ी बना करके। तो फाग में सभी वो कह रही है नायिका कि जोड़ी बना करके सब इस राग को गा रहे हैं और चाचरी नामक खेल को खेल रहे हैं। मोई जिए लाई दीनी जसोरी, लेकिन नायिका किसके साथ खेले, वो तो खेल नहीं सकती बिना नाई के। तो उस राग को या जो खेल को देख करके उससे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हृदय में होली जैसी जल रही है, यानी कि उसका दुख और अधिक बढ़ रहा है। मोई जिए लाई दीनी जसोरी, यानी मेरे लिए तो ये हृदय में होली सी जल रही है। कहने का अर्थ है उस खेल को देख करके उसके हृदय में और अधिक दुख बढ़ता है, क्योंकि प्रियतम या पति के अभाव में वो इस खेल को खेल नहीं सकती या किस प्रकार खेले। जो पे पिए ही जरत जश भावा, आगे वो क्या कह रही है कि उसके ऊपर भी, ऊपर से
यदि मेरे पति को मेरा जल करके भस्म होना ही अच्छा लगता है, भावा यानी अच्छा लगता है कि मेरा जल करके मरना ही जश भावा यानी अच्छा लगता है, तो जरत मरत रोष नहीं आवा, तो मैं मर करके भी क्या नहीं करूँगी, क्रोध पति पर नहीं करूँगी। जल करके भस्म होना पति को अच्छा लगता है, तो जल करके मरने में मरना ही उसको अच्छा लगता है, तो मैं जल करके मर करके भी रोष नहीं आवा यानी क्रोध नहीं करूँगी, अपने पति नायक पर किसी प्रकार से गुस्सा प्रकट नहीं करूँगी। तो अवधि भाषा में यहाँ पर देखो आप अच्छी तरह से इसको समझे। रात्रि दिवस ई मन मोरे, रात्रि दिवस का मतलब है रात और दिन, मेरे मन में यही भाव आते हैं, यानी कि रात और दिन उसके मन में यही कामना रहती है। क्या? कंत छार ज्यों तोरे, कि मैं छार यानी राख, ज्यों तोरे तेरे पास रह जाऊँ, राख बन करके, कंत यानी पति, कि मैं जल करके और राख बन करके तुम्हारे तन से लग जाऊं। ये तन जारो छार के क्यों की पवन उड़ाए, और फिर उस राख को क्या, किस प्रकार राख लगने की बात कह रही कि ये तन जारो छार के, यानी इस शरीर को जला करके राख करके और पवन को क्यों की उसको उड़ा करके, मकुतई मार्ग होई परो, यानी मुझे उस मकुतई मार्ग होई परो, यानी मुझे उस मार्ग पर पटक देना। कंध धरे जऊँ पाँव, जा मेरा प्रियतम नायक पति पैर धरता हो, क्योंकि वो जीवित रहते हुए तो अपने प्रियतम से मिल नहीं सकी, या उसका उन दोनों का मिलन नहीं हो सका, कि तू मरने के बाद में वो अपने प्रियतम के चरणों का स्पर्श करना चाहती है, या ऐसा सोच रही है कि उसके बाद में तो कम से कम स्पर्श मिल जाए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये पद्यांश दोनों हमने पढ़ लिए अच्छी प्रकार से। आप इसका ज़रूर पुनर्अभ्यास करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पाठ पढ़ा ही नहीं है उनके लिए स्वाध्याय के तौर पर आप अच्छी प्रकार से जायसी के अध्याय की तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे अंक आप तक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें प्रश्न है, तो जैसे दूसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, जियत खाए मुए नहीं छोड़ा, नायक एक वीर दशा का वर्णन बाज पक्षी के माध्यम से बताइए, वो करना है कि किस प्रकार जो वीर है वो बाज पक्षी हो गया और उसको जीते भी नहीं छोड़ रहा है, तो मरने के बाद में तो क्या छोड़ेगा। तो वीर दशा बड़ी नाजुक हो गई है, मरणांतक स्थिति हो गई उसकी। अगला क्वेश्चन एक और है, देखो महत्वपूर्ण है, माघ महीने वीरणी को क्या अनुभूति होती है। तो वीरणी को सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाती है, पाला पड़ने लगता है, और पानी आंखों में से ऐसे बहता है जैसे मावट में वर्षा होती है, और बूंदे शरीर पर कपड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ओले गिर रहे हैं वो, यानी। और बाद में कहती है कि शरीर वीर्य की अग्नि जो है उसने शरीर को जला दिया पूरी तरह से, और भयंकर पीड़ा और दुख उसको होता है, ये अनुभूति होती है, आपको ये लिखना। आगे देखो, वृक्षों से पत्तियाँ तथा वनों से ढाक किस माह में गिरते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अभी, फागुन मास में गिरते हैं। तो वीरणी का क्या संबंध है, क्योंकि प्रकृति में जब परिवर्तन, नया परिवर्तन हो गया, तो वीरणी उसको उससे जोड़ती है कि मेरे भी साथ इस प्रकार एक बदलाव व परिवर्तन होना चाहिए जो हुआ नहीं था। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखो, पीएसओ के वो संदेश रहे भौरा एक आग, ये पहले पद गया आपको करना है। रक्त ढरा मांस गल गया हाड़ में, सही उपमा अलंकार इसमें। और तुम्हारे बिनु कंत धनी, ये भी है। तो ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर करें। यहाँ पर देखो आगे लिखा है, प्रथम 2 छंदों में से अलंकार छांट कर लिखिए, उनमें काव्य सौंदर्य पर भी टिप्पणी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है, वीरे जरे ज्यों दीपक बाती वाले में अपने उदाहरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, तेग धुआं हम लाग एक पंक्ति आई थी बीच में विद्यार्थियों, तो उसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। तो ये आपको अलंकार इसमें लिखने हैं। और जानू से जीवन चल बुढ़ी एक लाइन वो भी थी, तो उसमें भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। वीरेश सचान, वीरे रूपी बाज रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार आप इसमें काव्य सौंदर्य में ये बार लिखें। और ये शब्दार्थ भी दे रखे हैं विद्यार्थियों, तो इसको शब्दार्थों को भी आप ज़रूर याद करें सभी को। जो चैनल को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।